वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 401 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। लेक्चर नंबर 31 से 38 के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो इसमें सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। सो इन्वेस्टमेंट जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जो कैपिटल ग्रोथ कैपिटल फॉर्मेशन है, इससे मुराद कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि आज की जो कंजम्पशन है उसको छोड़ दिया जाता है ताकि इस चीज़ को फोकस किया जाता है कि इंक्रीज़ किया जाए आउटपुट फ्यूचर के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट का मकसद ये होता है जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आज की जो एक तरह से कंजम्पशन है उसको सेक्रीफाइस करते हैं ताकि जो फ्यूचर के अंदर जो आउटपुट है उसके अंदर इजाफा हो सके। और इन्वेस्टमेंट जो है बाय फार जो है मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट है जो एग्रीगेट डिमांड है उसके जो कंपोनेंट है उनमें से। सो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है शो करता है रिलेशनशिप लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के दरमियान और जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है, यानी कि इंटरेस्ट रेट को कॉस्ट ऑफ बोरिंग कहते हैं। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगी। सो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो फाइनेंस की जाती हैं बोरिंग रिसोर्स बोरो जो रिसोर्स उनका इस्तेमाल करते हुए बैंक वगैरह के ज़रिए। आप देखते हैं कि बैंक वगैरह के ज़रिए लोग जो है वो बोरो कर रहे होते हैं और ज़ाहिर बात है बैंक जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है। नाउ द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की कई सारी टाइप्स हैं। सो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होती है जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ विलिंग हाउस बाइंग हाउस होल्ड। जो हाउस बाइंग हाउस होल्ड होते हैं उनकी विल के ऊपर डिपेंड करती है जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होती है। इसके अलावा उनकी वेल्थ कितनी है, उनकी इंडेप्टनेस लेवल क्या है और जो उनकी एबिलिटी है कि उनको लोन मिल सके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यानी कि बैंक वगैरह से, और जो कॉस्ट है हाउसिंग यूनिट की वो क्या है। नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होती है जो कि डिपेंड करती है विलिंगनेस और एबिलिटी के ऊपर फर्म की कि वो बाय कर सके कमर्शियल प्रॉपर्टी। वैकेंसी रेट जो है एग्जिस्टिंग यूनिट्स का और जो नीड है बिजनेस यूनिट की एडिशनल कमर्शियल स्पेस के लिए, और जो फर्म की एबिलिटी के पूरे किया जाए इंक्रीज रेंटल कॉस्ट जो कि डायरेक्टली लिंक करती है उनके करंट और एक्सपेक्टेड कॉस्ट और सेल्स से। और जो डिमांड होती है प्रोड्यूसर ड्यूरेबल परचेजेस की डिपेंड करती है यूटिलाइजेशन के ऊपर, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है और जो अवेलेबिलिटी है एडवांस टेक्नोलॉजी की, और जो करंट और एक्सपेक्टेड सेल, इसके अलावा एग्जिस्टिंग और जो फ्यूचर कंपटीशन है। सो चेंजेस इन बिजनेस इन्वेंट्रीज जो होती है ये डिपेंड करती है करंट और एक्सपेक्टेड सेल के ऊपर, करंट और एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री प्राइस के ऊपर, और जो सर्टेनिटी है इन्वेंट्री डिलीवरीज की। सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और जो ट्रेड बैलेंसेस की बात की जाए तो इंपोर्ट जो है वो गुड्स और सर्विस जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं किसी दूसरे कंट्री में और उसको कंज्यूम किया जाता है होम कंट्री में। अब हमारे यहाँ पर चीज़ें जो इंपोर्ट होती हैं वो किसी दूसरे कंट्री में बनती हैं और वो उनको यहाँ पर जो है ज़ाहिरी बातें हम कंज्यूम करते हैं, तो वो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं। और एक्सपोर्ट के अंदर क्या होता है कि प्रोड्यूस किया जाता है होम कंट्री में और कंज्यूम किया जाएगा दूसरे कंट्रीज़ में। तो अब हमारे यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बनती हैं जिनको दूसरे कंट्रीज़ के अंदर कंज्यूम किया जाता है। जो मेजर एग्जांपल है वो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल की चीज़ें यहाँ पर बनती हैं और उनको सेल किया जाता है फिर दूसरे कंट्रीज़ में और वहाँ उनको कंज्यूम किया जाता है, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स को। सो ट्रेड बैलेंस की बात की जाए तो इससे मुराद एक्सेस होता है एक्सपोर्ट का इंपोर्ट के ऊपर, यानी कि एक्सपोर्ट का ज़्यादा होना इंपोर्ट के मुकाबले में, इसको हम ट्रेड बैलेंस कहते हैं। और नेगेटिव ट्रेड बैलेंस होगा वो कहलाया जाता है ट्रेड डेफिसिट, उसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं क्योंकि जो डिटर्मिनेंट होते हैं कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के वो चेंज होते हैं वक्त के साथ साथ, और रीजनेबल होता है कि एक्सपेक्ट किया जाए कंट्री का ट्रेड बैलेंस के वो वक्त के साथ चेंज होगा, यानी कि चेंजेस आती रहती है ट्रेड बैलेंस के अंदर। नाउ दी 45 डिग्री लाइन अप्रोच टू इक्विलिब्रियम, जो 45 डिग्री लाइन है इसको ड्रॉ किया जाता है वाई एक्स स्पेस के अंदर, और फीचर है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर लाइन के ऊपर और हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल डिस्टेंस होते हैं ये सेम होते हैं। इसी वजह से अगर यूनिट को यूज़ किया जाए मेजर करने के लिए एक्स और वाई वो सेम होते हैं, और जो वैल्यू होती है दो वेरिएबल की किसी भी पॉइंट के ऊपर अलोंग द लाइन के साथ वो इक्वल होते हैं। नाउ दी एल्जेब्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम का एल्जेब्रिक डिटर्मिनेशन है वो ये है कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसके अंदर उसका जो फार्मूला है वो है कंजम्पशन इनकम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट।
और जो कीन्स इंट्यूशन है मल्टीप्लायर के बारे में वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि इंक्रीज़ होती है एग्रीगेट डिमांड, और वो इस वजह से होती है कि इंजेक्शन होता है सर्कुलर फ्लो के अंदर, जैसे कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग होना ज़्यादा वेजेस के ऊपर जो कि पेड की जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, उससे क्या होता है कि हायर मनी वेजेस होती है। गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स होते हैं उनकी ज़ाहिर बात है वेजेस में बड़ी इजाफा हो जाता है गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, और हायर वेजेस से क्या होता है कि फिर हायर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होती है गुड्स और सर्विस के अंदर इकोनॉमी में, और उससे हायर मनी इनकम होती है सेलर की जो गुड्स और सर्विस है, और जो सेलर बेच रहे होते हैं उस सामान को। और एक्सेलरेटर की अगर हम बात करते हैं तो ये एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो कि फॉर्मलाइज करता है इन्वेस्टमेंट आउटपुट के रिस्पांस में या फिर जो इनकम चेंज होती है इकोनॉमी में। और जो फार्मूला है एक्सेलरेटर के लिए वो ये है कि अल्फा इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई डेल वाई, यानी कि या फिर डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल के डिवाइडेड बाय डेल वाई। नोट करें कि आई जो है वो बराबर है डेल के जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आई है, आई इन्वेस्टमेंट है, के कैपिटल है। नाउ द इंट्रैक्शन ऑफ एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर। सो ये ऑब्वियस है कि जो इंट्रैक्शन है एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर का वो सेट ऑफ कर सकता है एक चेन रिएक्शन जो है इकोनॉमी के अंदर, जो कि विच कैन लाइफ आउटपुट, जो कि लाइफ आउटपुट कर सकता है और इनकम को कर सकता है मैनीफोल्ड। सो एग्जांपल ली जाए तो अगर इन राइज देखा जाता है, अगर गवर्नमेंट की अखराजात अगर बढ़ा देती है गवर्नमेंट, तो उससे क्या होता है कि मल्टीप्लाइड तौर पर राइज होता है नेशनल इनकम में। लेकिन ये जो राइज होता है नेशनल इनकम में ये सेट ऑफ करता है एक्सेलरेटर इफेक्ट को। सो फर्म जो है वो रिस्पॉन्ड देंगी, जो राइज होगा इनकम के अंदर, इनकम में जब इजाफा हुआ है तो उसको फर्म रिस्पॉन्ड कुछ इस तरीके से देंगी कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और ये जो राइज होता है इन्वेस्टमेंट में इससे क्या होगा फर्दर राइज होगा इंजेक्शन में, और उससे जो है वो सेकंड मल्टीपल राइज हो जाएगा इनकम में, और ये सिलसिला चलता रहेगा। नाउ द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो बेरोज़गारी जिसको हम कहते हैं, बेरोज़गारी की क्या डेफिनेशन है। सो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी हालत है जहाँ पर एक शख्स जो है वो विदाउट वर्क है, वो काम के बगैर है, उसके पास कोई काम नहीं है, लेकिन वो अवेलेबल भी है वर्क के लिए, और वो करंटली तौर पे तलाश में है वर्क के लिए, इसी को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब ऐसा शख्स जो काम नहीं कर रहा और ना वो करना चाहता है और ना वो अवेलेबल है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाया जाएगा। अनएम्प्लॉयड वही कहलाया जाएगा जो काम के लिए अवेलेबल भी है और वो काम को ढूंढ रहा है, लेकिन उसके पास अभी कोई काम नहीं है। सो अनएम्प्लॉयमेंट कई तरह की होती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये तब होती है जब एक वर्कर मूव करता है, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ जाता है और वो सर्च करता है जॉब को, सो वो एक्सपीरियंस कर रहा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये तब होती है जब मिसमैच हो जाता है लोकेशन ऑफ जॉब्स के दरमियान, और जो जॉब सीकर है उनकी लोकेशन में, और लोकेशन जोग्राफी के हिसाब से भी हो सकती है और स्किल्स के हिसाब से भी, यानी कि जिस तरह के स्किल्स है वैसी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो कि जानी जाती है डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पर, ये तब होती है जब कोई एनफ जो है एग्रीगेट डिमांड नहीं होती लेबर के लिए, और ये होती है बिजनेस साइकिल रिसेशन की वजह से, यानी कि रिसेशन जब आया होता है ऐसी सिचुएशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब टेक्नोलॉजी की वजह से रिप्लेस कर दिया जाता है लेबर्स को। अब आज के दौर में जैसे कि एआई की टेक्नोलॉजी के अंदर आप देखते हैं तेज़ी से ज़ाहिरी बात है डेवलपमेंट हो रही है, तो आगे चल के कई सारी जॉब्स ऐसी हैं जो कि ज़ाहिरी बात है ह्यूमंस के लिए नहीं रहेंगी, वो जॉब्स फिर मशीन्स से करवाई जाएंगी। सो क्लासिकल या रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पर रियल वेज जो है जॉब के लिए उसको सेट कर दिया जाता है मार्केट क्लियरिंग लेवल से ऊपर, यानी कि इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट सेट कर देती है कि जो मार्केट क्लियरिंग लेवल से भी ज़्यादा। और उस ऐसा तब होता है जब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जब होता है, और ज़ाहिर बात है मिनिमम वेजेस सेट कर दिए, और जो यूनियंस होती हैं ज़ाहिर बात है यूनियंस की फिर डिमांड होती है कि इतनी ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए। ना द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है अगर वॉल्ट्री है तो लोग जो है वो वर्क नहीं करते क्योंकि ये फील करते हैं कि वो बेटर ऑफ हैं अनएम्प्लॉयड होने, इनके अनएम्प्लॉयड होना उनके लिए फ़ायदेमंद है। और कॉस्ट जो है ज़ाहिर बात है सोसाइटी के ऊपर आती है। ना द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर फोर्स, अब लेबर फोर्स की बात की जाए तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इन रिलेशन टू दी डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो है लेबर फोर्स का। लेबर फोर्स एसेंशियली तौर पे डिनोमिनेटर है फार्मूला के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिए। सो लेबर फोर्स के अंदर शामिल हैं ऐसे लोग जो कि एलिजिबल भी हैं और वो काम कर सकते हैं।
तो ऐसे तमाम लोग जो एलिजिबल भी हैं और वो काम भी कर सकते हैं, यानी कि वो क्वालिफ़िकेशन को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी कर रहे हैं और वो काम भी कर सकते हैं, वही लेबर फोर्स में शामिल होंगे। इसके अंदर वो तमाम लोग निकाल दिए जाएंगे, ज़ाहिर बात है, जो इन दो कैटेगरीज़ को फॉलो के मतलब यानी ये दोनों चीज़ें उनके पास नहीं होंगी तो उनको निकाल दिया जाएगा। जैसे कि चिल्ड्रन, ज़ाहिर बात है, बच्चों को लेबर फोर्स के अंदर कहीं भी शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा एल्डरली लोग जो ज़ाहिर बात है रिटायर्ड वगैरह हो चुके हैं, और पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को रेस करने में बिज़ी हैं, ज़ाहिर बात है वो नहीं कर सकते, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। हैंडीकैप्ड वगैरह, टर्मिनली इल वगैरह, डिसेबल्ड लोग जो ज़ाहिर बात है पॉसिबल नहीं है जिनके लिए कि वो वर्क कर सकें, उनकी डिसेबिलिटी वगैरह की वजह से, ज़ाहिर बात है मेंटली तौर पे अगर कोई डिसेबल है या फिर फिज़िकली तौर पे कोई है तब भी वो भी शामिल नहीं होंगे। अच्छा, थ्योरम अबाउट द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो एसेंशली जो है वो 3 स्कूल ऑफ थॉट जो है वो हैं अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से। जो 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं, क्लासिकल है, कीन्सियन है और मॉनिटरिस्ट हैं। सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को डिफ़ाइन किया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट जो कि होती है डिले होने की वजह से मैच करना जॉब सीकर को जॉब से, और डिले जो है उसको देखा जाता है एसेंशियली तौर पे इस वजह से डिले आता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है जॉब के बारे में। इसी वजह से जॉब सेंटर, न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है बेटर इन्फॉर्मेशन के साथ वो जो है हेल्प कर सकते हैं। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़ाहिर बात है, जब स्ट्रक्चर चेंज होता है, इकानमी के अंदर चेंज आता है, डिमांड पैटर्न्स के अंदर चेंज आता है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में, और ज़ाहिर बात है इस तरीके से जब चेंज आता है तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज़ाहिर बात है ये सीज़न के साथ रिलेट करती है, क्योंकि क्रॉप वर्कर जो है ज़ाहिर बात है कोल्ड कंट्रीज़ के अंदर उनके पास हैव लिटिल टू डू विद व्हेन फील्ड। आपको कोल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो क्रॉप वर्कर हैं, ज़ाहिर बात है जब ठंड पड़ती है तो वो स्नो से फील्ड जो है वो कवर्ड हो जाती है तो वो नहीं काम कर सकते। तो सीज़न वाइज आप देखते हैं कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीज़न वाइज काम करते हैं, जब उनका सीज़न निकल जाता है तो वो काम नहीं कर सकते। जिस तरह से आइस सेल करने वाले हैं या आइसक्रीम सेल करने वाले हैं, तो ज़ाहिर बात है विंटर के अंदर इनका जो काम होता है ज़ाहिर बात है वो बहुत कम हो जाता है, या अगर ये किसी ठंडे कंट्री में हो तो बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ जाता है इनका काम। हमारे यहाँ तो फिर भी ज़ाहिर बात है कई सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे विंटर में भी जो है वो मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, तो हमारे यहाँ भी ज़ाहिर बात है काम तो तब भी कम हो जाता है। और फिर इसी तरह से विंटर समर के अंदर जो लोग गर्म चीज़ें बेचते हैं तो उनका काम जो है वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, बल्कि ऑलमोस्ट ज़ीरो भी हो जाता है। गर्मी तो हमारे यहाँ थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है इस वजह से भी। अच्छा, हिस्टेरिसिस की हम बात करते हैं तो इससे मुराद परमानेंट इफेक्ट होता है, जो टेम्प्रेरी चेंज होता है, टेम्प्रेरी चेंज का परमानेंट इफेक्ट, कोई भी टेम्प्रेरी चेंज हो उसका परमानेंट इफेक्ट हो गया। सो अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अगर टेम्प्रेरी तौर पे फॉल होता है डिमांड के अंदर टेम्प्रेरी तौर पे कमी आती है अगर इकोनॉमी के अंदर, उससे क्या होता है कि लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और उसी की वजह से ले ऑफ किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है, लोगों को निकाल दिया जाता है, फर्म्स निकाल देती हैं क्योंकि उनके पास ज़ाहिर बात है डिमांड नहीं है। और कई सारी फैक्ट्रीज़ आजकल देखने में आ रहा है कि बंद हो रही हैं, फर्म्स बंद हो रही हैं, वो उसकी वजह ये कि डिमांड की कमी आने की वजह से। सो उसका जो है वो फिर परमानेंट इफेक्ट हो जाते हैं, उसके फिर परमानेंट इफेक्ट आ जाते हैं। निकाला तो जाता है वर्कर्स को, लेकिन जाहिर बात है वो आया तो टेम्प्रेरी उसकी वजह से भी आ सकता है, लेकिन उसका फिर परमानेंट इफेक्ट आता है, जो सर्च बिहेवियर होता है वर्कर का उसके अंदर। सो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की अगर हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन से मुराद सिंपल वर्ड में कहा जाए तो महंगाई होती है। तो महंगाई है तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कंटिन्यूस राइज होता है जनरल प्राइस लेवल में, यानी कि ओवरऑल कंट्री के हम देखते हैं प्राइस लेवल, तो उसके अंदर जाहिर बात है इजाफा देखने में आता है। जबकि डिफ्लेशन इसकी उलट है, जो कि जाहिर बात है बहुत कमी हमें देखने में आता है। और ये जो है इन्फ्लेशन की अपोजिट है, और इस ये क्या होता है कि जनरल प्राइस लेवल के अंदर कमी आती है। ओवरऑल हम देखें कंट्री में तो प्राइस में कमी आती है, जो कि ज़ाहिर बात है ऐसा बहुत कम होता है हमारे यहाँ पे। और फिर सीपीआई और पीपीआई की हम बात करते हैं तो सीपीआई जो मेजर करता है कॉस्ट जो है फिक्स बास्केट की जो है कंज्यूमर गुड्स की, जिसके अंदर वेट जो है असाइन किया जाता है हर कमोडिटी को, और वो जो है शेयर होता है एक्सपेंडिचर का उस कमोडिटी के ऊपर कंज्यूमर के ज़रिए। और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो प्राइस इंडेक्स होता है गुड्स का और रॉ मटेरियल का, जिसको सेल किया जाता है होलसेल लेवल के ऊपर प्रोड्यूसर्स को। एग्जांपल जो है ये कि गुड्स जो है होलसेल बास्केट्स के अंदर वो हैं स्टील, वीट, कॉटन वगैरह।
नाउ द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की कॉस्ट की हम बात करें तो इन्फ्लेशन जब महंगाई होती है तो उसका कुछ कॉस्ट आती है जो कि बर्दाश्त करना पड़ता है लोगों को। तो अब ये कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऐसे लोगों से जिनकी फ़िक्स इनकम होती है। अब जो ज़ाहिर बात है नॉर्मली तौर पे जो लोग जॉब करते हैं तो उनकी नॉर्मली तौर पे फ़िक्स इनकम होती है, तो महंगाई की वजह से उनकी इनकम जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है किन की तरफ, टूवर्ड्स दी ऑनर्स, जो ऑनर हैं लैंड के, प्रॉपर्टी के, एसेट्स के, जिनके प्राइस जो है वो जनरली तौर पे सेंसिटिव होते हैं जनरल प्राइस लेवल के मुकाबले में। अगर हम देखते हैं तो जाहिर बात है उनकी हाथों से एक तरह से इनकम जो है वो हम ली जा रही है, एक तरह से उनकी इनकम जो है वो कम होती जा रही है। जो फिक्स इनकम ग्रुप है जाहिर बात है महंगाई की वजह से उनकी इनकम में कमी आती चली जा रही होती है और वो दूसरे लोगों को पहुँच रही है एक तरह से। सो हाई इन्फ्लेशन की वजह से अनसर्टेनिटी होती है, फर्म के लिए गैर यकीनी सूरत हाल होती है, इसी वजह से वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी असर पड़ता है। और पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये कि इन्फ्लेशन मोस्ट वॉलेटाइल है हाई लेवल के ऊपर, इसी वजह से हाई इन्फ्लेशन जो है उसको ट्रांसलेट होता है वो अनसर्टेनिटी में, गैर यकीनी सूरत हाल में प्राइस के बारे में। उसका मतलब ये कि इनएबिलिटी होती है कि एक्यूरेटली फोरकास्ट किया जाए फर्म का रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, और उसी से फिर लोअर इन्वेस्टमेंट जो है ज़ाहिर बातें होती है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम जो है ये भी जो है वो नतीजा है हाई डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का, जो महंगाई होती है। सो राइजिंग प्राइस होना, अगर उसको ऑफसेट ना किया जाए इक्वली जो है ऑफसेट डेप्रिसिएशन के ज़रिए एक्सचेंज रेट के, उससे क्या होता है कि डोमेस्टिक करेंसी ओवर वैल्यू बन जाती है, ओवर वैल्यू हो जाती है और फिर एक्सपोर्ट में भी कमी आ जाती है फिर। और रिसोर्स वेस्टेज जो है वो हाई होते हैं जब इन्फ्लेशन हाई होती है। इन्फ्लेशन जब महंगाई बढ़ती है रिसोर्स वेस्टेज भी हाई होता है। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज टाइम और मनी जो है वो डेडिकेट करते हैं दोनों इंडिविजुअल और फर्म हैच करने के लिए। जो परचेजिंग पावर का इरोजन इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का। अब रेस्टोरेंट्स को, अब इसकी बहुत सिंपल मिसाल इसकी जो है रिसोर्स वेस्टेज की हम लें तो जैसे कि रेस्टोरेंट में आप जाते हैं देखते हैं कि वहाँ पर मेन्यूज़ लगे होते हैं बड़े बड़े से, तो ज़ाहिर बात है उनको क्या करना पड़ता है, अपने मेन्यूज़ को बार बार चेंज करना पड़ेगा। प्राइस लिस्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा, मेन्यू कार्ड्स को उनको चेंज करना पड़ेगा। तो इसी तरह से और भी कई सारे रिसोर्सेज को वेस्ट किया जाता है जहाँ कहीं भी ज़ाहिर बात है प्राइस वगैरह लिखे हुए हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो कई सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं महंगाई की वजह से। सो जो थ्योरीज़ हैं कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में, सो 3 व्यूज़ हैं इन्फ्लेशन के। एक तो ट्रेडिशनल कीन्सियन व्यूज़ है। कीन्स देखते हैं इन्फ्लेशन को और अनएम्प्लॉयमेंट को अपोजिट साइड के तौर पर, सेम कॉइन के, एक ही सिक्के के यानी कि दो रुख के तौर पर देखते ही हैं। सो ये जो है नतीजा है किसका, एक्सेसिव एग्रीगेट डिमांड का, यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखते हैं कीन्स जो है, यानी कि डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो है वो इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। और फ्लिप कर्व्स है जो कि आइडिया, फ्लिप कर्व्स असल में कीन्स के ही आइडिया के ऊपर फॉर्मलाइज तौर पे इसको बनाया गया, जो कि इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट के दरमियान, यानी कि या तो बेरोज़गारी बढ़ेगी या महंगाई बढ़ेगी, ये जो है फ्लिप कर्व्स के मुताबिक। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। अब ये जो व्यू आया 1970s के अंदर, जब वर्ल्ड ने ऐसी सिचुएशन देखी जहाँ पे प्राइस भी बढ़ रहे थे और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही थी, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन दुनिया में देखी गई कि जहाँ पे बेरोज़गारी भी बढ़ रही थी और महंगाई भी बढ़ रही थी, जो कि हमारे यहाँ भी देखने में आता है। सो इस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं, कि जब दोनों चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाए, महंगाई भी और बेरोज़गारी भी। सो समथिंग डैट डिमांड, अब अच्छा डिमांड पुल इन्फ्लेशन की जो थ्योरी किन्सियन ने दी थी वो स्टैगफ्लेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही चीज़ें बढ़ रही थी। जबकि किन्स के मुताबिक ये था कि या तो महंगाई बढ़ेगी या बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि दो प्राइस ऑयल शॉक आए 1970s के अंदर, जो कि एसेंशियली तौर पे सप्लाई साइड शॉक थे और वो कैपेबल थे प्रोड्यूस करने के लिए ऐसी सिचुएशन को। सो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई स्पेस के अंदर इस तरह के जो सप्लाई शॉक हैं उनको शो किया गया शिफ्ट करते हुए एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ, और उससे क्या हुआ कि प्राइसेस जो है वो राइज हुए और आउटपुट जो है वो नीचे गिरा। सो फिलिप कर्व्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर सप्लाई शॉक को जो है वो शो किया गया शिफ्ट करते हुए फिलिप कर्व्स को राइट की तरफ, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा था स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन का जो ट्रेड ऑफ है, यानी कि एक बड़े कम हो उसके अंदर।
सो जो गिवन जो नेम दिया गया जो कि हायर इन्फ्लेशन की वजह से आया, वो था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो कि ज़ाहिर बात है स्टैगफ्लेशन भी जिसको कहा जाता है। और जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन जो कि अप्रोप्राइट थे डीलिंग करने के लिए इसके साथ, जिसमें शामिल है कि सप्लाई साइड मेजर जैसे कि डेवलप करना अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, फ्यूल एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को ज़ाहिर बात है करना डेवलप, इसके अलावा प्रोडक्शन कॉस्ट रिडक्शन मेथड और रिड्यूस करना टैक्स डिस्टोशन को, और इंक्रीज़ करना कंपटीशन, रिमूव करना प्राइस फ्लोर वगैरह को। सो कीन्सियन डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ जो है वो उनको नहीं देखा गया रिलेवेंट इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और इम्पोर्टेंट था कि नोट किया जाए दैट समथिंग वाट अपेयर्स जो कि हुई अपेयर एज अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो एक्चुअली तौर पे हायर डिमांड की वजह से आई, यानी कि ज़्यादा डिमांड होने की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आई, जिसके अंदर महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी भी थी। सो जैसे कि डिमांड जो है प्रॉपर्टी की इंक्रीज़ होती है इकॉनमी में, इससे क्या होता है कि जो हाउस के घरों के जो प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और उसी से रेंट के अंदर भी, किराए के अंदर भी इजाफा होता है, और इसी वजह से जो वर्कर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं हायर वेजेस की। ये पूरा का पूरा ज़ाहिर बात है एक सिलसिला चलता है, और हायर वेजेस की वजह से फर्म्स की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो इंक्रीज़ होती है, और फिर उससे क्या होता है कि रिटेल प्राइस राइज होते हैं, और हर पॉइंट के ऊपर इस पूरी चेन के क्या होता है कि कॉस्ट जो है वो राइज हो रही है, और जो राइज है होने की वजह है, जो महंगाई जो प्राइस बढ़ने की वजह है वो क्या है, हायर डिमांड होना प्रॉपर्टी की। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी की डिमांड जो प्राइस है अक्सर वो बढ़ती रहती है, क्योंकि डिमांड का बहुत बड़ा रोल होता है। सो जो मॉनेटरिस्ट व्यू है वो क्या है कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो एक ऐसी थ्योरी है जिसका एम्फेसाइज है पॉजिटिव रिलेशनशिप होना जो ओवरऑल प्राइस है या फिर जो नॉमिनल वैल्यू है एक्सपेंडिचर टू क्वांटिटी ऑफ मनी की। सो मॉनिटरिज्म एंड फ्लिप कर्व की अगर हम बात करते हैं, सो ये भी इंस्ट्रक्टिव है कि देखा जाए मॉनिटरिस्ट व्यू का जो फ्लिप कर्व्स का जो को मॉनिटरिस्ट ने जिस तरह से फ्लिप कर्व्स को देखा, और जो इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेड ऑफ है, सो मॉनिटरिस्ट का बिलीव ये था कि इकॉनमी जनरली तौर पे रहती है फुल एम्प्लॉयमेंट के आसपास या फिर जो नेचुरल रेट लेवल है, और कोई भी पॉजिटिव आउटपुट या अनएम्प्लॉयमेंट का जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशनरी डिमांड पॉलिसी के ऊपर वो लिमिटेड होगा। सो जो ड्यूरेशन और जो एक्सटेंट है इस लिमिटेड इम्पैक्ट की वो डिपेंड करती है कि कितना हाउ मच मनी इल्यूजन कितना जो है मनी इल्यूजन जो है प्राइवेट एजेंट जो है वो सफ़र करते हैं उससे। नाउ द बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से है, सो जिसको बीओपी भी कहा जाता है, एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है एक कंट्री की ट्रांजैक्शन का। कोई भी कंट्री ज़ाहिर बात है उसकी ट्रांजैक्शन होती है जब ट्रेडिंग वगैरह होती है, एक कंट्री की जो ट्रांजैक्शन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ यानी पूरी दुनिया के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रही है एक कंट्री की, उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाया जाता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ज़ाहिर बात है मेजर करता है पेमेंट जो कि फ़्लो होता है बिटवीन एनी इंडिविजुअल कंट्री, किसी भी एक इंडिविजुअल कंट्री के दरमियान और बाकी तमाम कंट्रीज़ के दरमियान। तो यही सिंपल चीज़ें बैलेंस ऑफ पेमेंट में कि फ़्लो होता है एक कंट्री के दरमियान और बाकी तमाम जितने भी दूसरे कंट्रीज़ होते हैं। सो जो मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पर एक कंट्री को ट्रेड किया जाता है दूसरी कंट्री एक करेंसी को ट्रेड किया जाता है दूसरी करेंसी के मुकाबले में, जैसे कि रुपी को ट्रेड किया जा रहा है डॉलर के मुकाबले में। सो एक्सचेंज रेट की हम बात करते हैं तो एक्सचेंज रेट जो कि फॉरेक्स रेट के तौर पे भी जाना जाता है, अक्सर आप फॉरेक्स का वर्ड भी सुनते होंगे। ये जो है दो करेंसीज़ के दरमियान होता है, स्पेसिफाई करता है, ये इस बात को बताता है कि कितनी जो है एक करेंसी की वर्थ है दूसरी के मुकाबले में, एक करेंसी की दूसरी करेंसी के मुकाबले में कितनी वर्थ है कितनी वैल्यू है, इस चीज़ का हमें पता चलता है। तो अब रुपी डॉलर के रेट में हम यही देखते हैं कि डॉलर के मुकाबले में रुपी की कितनी वर्थ है कितनी वैल्यू है, यही चीज़ देखी जाती है।
और फिर डिवैल्यूशन की हम बात करते हैं तो ये इसके ज़रिए क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है प्राइस जो है एक नेशन की करेंसी को दूसरी के मुकाबले में, और यूजुअली तौर पे गवर्नमेंट करती हैं। अब गवर्नमेंट क्यों कर रही है, अपनी करेंसी को क्यों घटा रही है, वो इसलिए करती है ताकि प्राइस को कम कर सके, अपनी कंट्री की एक्सपोर्ट को ज़ाहिर बात है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की प्राइस को कम करने के लिए भी किया जाता है ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके, और इससे फिर फ़ॉरेन इंपोर्ट के अंदर और रेस करे प्राइस जो है फ़ॉरेन इंपोर्ट के। अल्टीमेटली तौर पे क्या होता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर इजाफा होता है अल्टीमेटली तौर पर, और रीवैल्यूशन होता है, इसके ज़रिए इंक्रीज़ किया जाता है प्राइस जो है ऑफ वंस नेशन इन टर्म्स ऑफ अदर। और ये भी गवर्नमेंट करती है, इनकी अपनी ही करेंसी की यहाँ पर प्राइस बढ़ाती है गवर्नमेंट, और एप्रिसिएशन होती है। एप्रिसिएशन गवर्नमेंट नहीं करती, ये क्या होता है, इंक्रीज़ होती है वैल्यू या प्राइस जो है यहाँ पर जो है ख़ुद से होती है, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं करती एप्रिसिएशन के अंदर। और डेप्रिसिएशन इसका एप्रिसिएशन का उलट है, इसमें जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है वैल्यू या प्राइस, ये भी ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट नहीं करती। नाउ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो फोर्सेस है डिमांड और सप्लाई की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, सो कंसिडर करें कि व्हाट द फोर्सेस क्या हैं डिमांड और सप्लाई की मार्केट के अंदर। सो फर्स्ट कंसिडर करें व्हाट कुड द कॉज, क्या सबब हो सकता है सप्लाई कर्व के लिए का जो डॉलर के लिए कि शिफ्ट किया जाए उसको राइट की तरफ, और क्या कॉज हो सकता है सप्लाई जो है डॉलर की मार्केट के अंदर के इंक्रीज़ किया जाए गिवन जो एक सर्टेन एक्सचेंज रेट है। सो कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका इफ़ेक्ट होता है ज़ाहिर बात है जिसका ये इफ़ेक्ट है कि डॉलर आए कंट्री के अंदर, तो अगर इसको एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे कि नेट इनफ्लो जो है यूएस इन्वेस्टमेंट का होता है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तानी एक्सपोर्ट जो है यूएस तक, रेमिटेंस जो है वो होते हैं पाकिस्तानी वर्कर्स जो कि यूएस के अंदर, यानी कि रेमिटेंस आती है। अब जो लोग यूएस के अंदर काम कर रहे हैं पाकिस्तानी, वहाँ से फिर रेमिटेंस आती है। तो अब जब यहाँ पर रेमिटेंस आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर यहाँ से लोग जाएंगे यूएस और वहाँ ज़ाहिर बात है टूरिज़म वगैरह पे, या फिर और भी किसी चीज़ के लिए अगर वो स्पेंड करेंगे, इवन के वहाँ एजुकेशन भी अगर हासिल करेंगे, तो फिर डॉलर की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी। सो पाकिस्तानी इंपोर्ट ऑफ यूएस गुड्स, अब पाकिस्तानी जो इंपोर्ट होती है यूएस गुड्स की, इंपोर्टेड आइटम्स जब हम ख़रीदते हैं, या फिर पाकिस्तानी लोग जो ट्रैवल करते हैं यूएस में, या फिर जो स्टूडेंट जो कि पे कर रहे हैं स्टडी के लिए यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में, इन तमाम चीज़ों से क्या होता है कि डॉलर की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इंपोर्टेड गुड्स जितने ज़्यादा हम यूएस के इस्तेमाल करेंगे, उससे भी डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। जितने ज़्यादा लोग यहाँ से यूएस जाएंगे ट्रैवल करने के लिए, उससे भी डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर कोई ज़ाहिर बात है स्टूडेंट्स पे कर रहेंगे, या इवन के स्कॉलरशिप के ज़रिए भी अगर वो जाते हैं, ज़ाहिर बात है स्कॉलरशिप के ज़रिए गवर्नमेंट भी अगर पे कर रही है उनकी, तब भी ज़ाहिर बात है डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। सो कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से सप्लाई कर्व जो है डॉलर का वो जो शिफ्ट हो जाए राइट की तरफ, उसको रिकॉर्ड किया जाता है एज अ पॉजिटिव साइन के तौर पर बीओपी के अंदर, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। और कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से डिमांड कर्व जो है शिफ्ट हो जाता है लेफ़्ट की तरफ, तो वो जो है नेगेटिव के तौर पे होता है बीओपी में। सो इक्विलिब्रियम जो होता है इन द मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, सो इक्विलिब्रियम जो होता है मार्केट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज के लिए, वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर, जहाँ डिमांड और सप्लाई कर्व के जो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। और बीओपी की टर्मिनोलॉजी के अंदर ये वहाँ होता है जहाँ पर पॉजिटिव वीएस और पॉजिटिव वीएस बैलेंसेस होते हैं, सॉरी नेगेटिव वीएस। सो बीओपी जो है वो ज़ीरो होता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो जब एक्सचेंज रेट जो है फिक्स होता है, गवर्नमेंट को जो है वो क्या करना होता है, गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है फिक्स एक्सचेंज रेट अगर किया है गवर्नमेंट ने तब, अगर नहीं किया तो तब ज़ाहिर बात है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर एक्सेस सप्लाई हो जाती है डॉलर की तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करना होता है और परचेज़ करना पड़ता है एक्सेस डॉलर जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। सिमिलरली अगर राइट शिफ्ट हो जाता है डिमांड कर्व के अंदर, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो एक्सेस डिमांड होती है डॉलर की गिवन एक्सचेंज रेट के ऊपर, गवर्नमेंट को लाजमी स्टेप इन करना होता है और सप्लाई करना होता है डॉलर को फ्रॉम इट्स कॉफर एक्सचेंज के अंदर लोकल करेंसी के लिए। जो गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो गिर जाता है और जो लोकल करेंसी है वो उसकी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है इस तरह की इंटरवेंशन के नतीजे के अंदर। और जो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट्स हैं वो कुछ ये हैं कि करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, वो चेंजेस टू रिज़र्व अकाउंट आ जाता है। करंट अकाउंट की हम बात करते हैं तो ये जो एसेंशियली जो है वो ट्रेड बैलेंस है, लेकिन साथ में उसके साथ जो है नेट फैक्टर रिसीव फ्रॉम अब्रॉड भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो जनरली प्रोवाइड करता है एक डायरेक्ट पिक्चर जो है नेट एसेट पोजीशन जो है कंपनी की साथ में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। अगर कैपिटल अकाउंट रहता है सरप्लस के अंदर ईयर आफ्टर ईयर, ये इंडिकेट करता है कि कंट्री की जो है इंक्रीजिंग इंडेप्टनेस है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अगर कैपिटल अकाउंट जो वो रहता है डेफिशिएट ईयर बाय ईयर, इसका मतलब ये होता है कि कंट्री की जो इंडेप्टनेस है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ वो फॉल हो रही है। और जो चेंजेस टू ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है पॉजिटिव है अगर सेल होता है किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट की तरफ से, और नेगेटिव है अगर परचेज़ किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट की तरफ से। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट की जो डिटर्मिनेंट है, जो अट्रैक्टिवनेस है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वगैरह की एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो का कंट्री के अंदर। और जो बेटर द सिचुएशन, जितनी ज़्यादा बेटर होती है सिचुएशन, ज़्यादा इनफ्लो को एक्सपेक्ट किया जा सकता है बाय वे ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए फॉरेन फर्म्स की तरफ से। और जो मोर फेवरेबल है वो इंटरनेशनल कंडीशन है बोरो करने के लिए एटीट्यूड की तरफ, और जो परसेप्शन है बोरोइंग कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज का, और मोर इजीली तौर पे कंट्री रेज कर सकता है फॉरेन डेट। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो लोअर हैं डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट के मुकाबले में, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो करना चाहेंगे इन्वेस्ट डोमेस्टिक कंट्री की स्टॉक के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, और जो दूसरे इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स हैं। रियल एक्सचेंज रेट की हम बात करते हैं तो ये प्राइस होती है डोमेस्टिक करेंसी की 1 यूनिट की एक फॉरेन करेंसी में। नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो प्राइस है डोमेस्टिक करेंसी में 1 यूनिट की फॉरेन करेंसी की। दूसरी तरफ रियल एक्सचेंज रेट को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है कि PF डिवाइडेड बाई PD मल्टीप्लाई बाई NER, जहाँ पर NER जो है वो रुपी या डॉलर है, और PF जो है अगर वो ऊपर जाता है गिवन एक्सचेंज रेट के लिए तो जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है वो ऊपर जाती है, पाकिस्तानी गुड्स जो है वो बन जाते हैं रिलेटिवली चीपर। और अगर ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डेप्रिसिएट होता है गिवन PD और PF के लिए, पाकिस्तानी जो गुड्स हैं वो बन जाते हैं चीपर फॉरेन बायर्स के लिए। नाउ द इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन, अब ये एक आर्बिट्राज कंडीशन होती है जो कि बताती है कि रिटर्न जो होता है बोरोइंग का एक करेंसी के अंदर, एक्सचेंज करना उस करेंसी को दूसरी के लिए, और इन्वेस्ट करना इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट में सेकंड करेंसी के अंदर, जबकि साइमल्टेनियसली तौर पे परचेज़ करते हुए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के कन्वर्ट किया जाए करेंसी को बैक एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड, और वो इक्वल होना चाहिए रिटर्न के लिए परचेजिंग से और होल्ड करना सिमिलर इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है फर्स्ट करेंसी का। अगर इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट है, इन्वेस्टर जो है वो थ्योरेटिकली आर्बिट्रेज कर सकता है और वो करता है इन रिस्क फ्री रिटर्न। और करंट अकाउंट डेफिशिट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करने के लिए लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। रिकॉल करें इक्विलिब्रियम कंडीशन इकोनॉमी की, जहाँ पर विड्रॉल इंजेक्शन के बराबर है।
विड्रॉल इंजेक्शन के बराबर है, और एस टी एम बराबर है आई जी एक्स के। सो यहाँ पर इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से सॉल्व किया गया है कि एक्स को जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एक तरफ कर लिया गया है और बाकी सारी चीज़ें जो है दूसरी तरफ कर दी गई हैं। सो करंट अकाउंट डेफिशिएट बराबर होता है प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स डेफिशिएट प्लस गवर्नमेंट बजट डेफिशिएट, यानी दोनों का डेफिशिएट आ जाता है। एक तो प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्स डेफिशिएट भी आ जाता है और जो गवर्नमेंट बजट डेफिशिएट वो दोनों आ जाते हैं करंट अकाउंट डेफिशिएट के अंदर। तो अब कैसे रिड्यूस किया जाए करंट अकाउंट डेफिशिएट, इसको कैसे कम किया जाए? सो डिवैल्यूएशन भी हेल्प कर सकता है इस हवाले से। डिवैल्यूएशन की वजह से क्या होता है कि इंक्रीज़ हो जाता है एक्सपोर्ट के अंदर और इंपोर्ट के अंदर कमी आ जाती है, उससे रिडक्शन हो जाती है करंट अकाउंट डेफिशिएट में। लेकिन ये पॉलिसी ज़ाहिर बात है सक्सेसफुल नहीं है, कुछ कई सारे रीजंस की वजह से। बहुत सारे कंट्रीज़ में, हमारे यहाँ भी ये सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि हमारे कंट्री के ऊपर जितना डेट है उस वजह से भी। सो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या है, इंक्रीज़ होना एक इकोनॉमी की लेवल ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट या इनकम का। और जो ग्रोथ रेट होता है एक कंट्री की का जो रियल ग्रोथ है वो जीडीपी, वो नेगेटिव भी हो सकता है या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या ज़ीरो भी हो सकता है, यानी कि तीनों चीज़ें हो सकती हैं। और एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी की बात करें सो जीडीपी गैप या फिर जो आउटपुट जीडीपी होता है वो डिफरेंस होता है एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी के दरमियान। ट्रेडिशनल थिंकिंग जो है अबाउट ग्रोथ वो कुछ ये है कि इसको ड्रिवन किया जा सकता है या तो इंक्रीज़ करते हुए फैक्टर रिसोर्स के अंदर, जैसे कि इंक्रीज़ होना पोटेंशियल जीडीपी में, या फिर एफिशिएंट यूज़ करते हुए फैक्टर्स का। और रियल और नॉमिनल जीडीपी की हम बात करते हैं तो रियल और नॉमिनल जीडीपी में ये होता है कि नॉमिनल जीडीपी में वैल्यू को मेजर किया जाता है जो आउटपुट होते हैं ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, यूज़ करते हुए ऐसे प्राइस जो कि ज़ाहिर बात है उसी साल की प्राइस होते हैं, उसी साल के प्राइस को यूज़ किया जाता है नॉमिनल जीडीपी के अंदर। और नॉमिनल जीडीपी ज़ाहिर बात है रियल जीडीपी नहीं है, ये महंगाई के साथ भी बढ़ जाएगी। अगर असल जीडीपी में इजाफा नहीं भी हो रहा है और महंगाई बढ़ी है तो भी बढ़ जाएगी। तो ये जो है ज़ाहिर बात है इसमें इन्फ्लेशन जो है वो एडजस्ट नहीं होती। जबकि रियल जीडीपी में मेजर किया जाता है वैल्यू जो होती है आउटपुट की इन 2 और मोर डिफरेंट ईयर्स, यानी कि एक से ज़्यादा दो या उससे ज़्यादा ईयर्स में देखा जाता है कि पिछले साल ज़ाहिर बात है जो प्राइस थी और इस साल जो प्राइस है ज़ाहिर बात है उनमें इजाफा हो रहा है, चेंजेस आ रही है, तो उसको भी कंसिडर किया जाता है इसमें। प्राइस को भी ज़ाहिर बात है डिफरेंट ईयर के प्राइस को कंसिडर करते हुए देखा जाता है जो वैल्यू होती है आउटपुट की, जो भी कुछ प्रोडक्शन होती है। सो रियल जीडीपी बराबर है, सिंपल इसका और इजी फार्मूला ये कि रियल जीडीपी बराबर है जब नॉमिनल जीडीपी में सब इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे, जब नॉमिनल जीडीपी में सब इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे रियल जीडीपी आ जाएगा हमारे पास। यानी कि महंगाई के वजह से जो कुछ इजाफा हुआ है जीडीपी में उसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रियल जीडीपी आ जाएगी नॉमिनल में से। अब एग्रीगेट वर्सेस पर कैपिटा जीडीपी की बात करते हैं तो इकॉनमी की जो टोटल इनकम है या फिर सम टोटल है तमाम इनकम का एक इकॉनमी में गिवन पीरियड के अंदर, वो यूजुअली तौर पर एग्रीगेट जीडीपी उसको कहा जाता है। इनकी पूरी की पूरी जो कंट्री की जीडीपी है वो होगी वो। और जब स्टडी किया जा रहा है ग्रोथ तो हमेशा ये इंस्ट्रक्टिव होता है कि एनालाइज किया जाए चेंजेस रियल पर कैपिटा रियल जीडीपी के अंदर, साथ में जो चेंजेस आते हैं रियल जीडीपी में। सो पर कैपिटा रियल जीडीपी ग्रोथ जो है ये क्या है, एडजस्ट करती है जीडीपी ग्रोथ डाउनवर्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड ये जो है ज़्यादा एक्यूरेट इंडिकेशन देती है इम्प्रूवमेंट होना लिविंग स्टैंडर्ड में। सो असल में पर कैपिटा जीडीपी वैसे भी वो है, पर कैपिटा रियल जीडीपी जो एक एवरेज इनकम हम कह सकते हैं, और फिर ये रियल है तो इसमें से इन्फ्लेशन को भी हटा देंगे। अब एवरेज इनकम के अंदर इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब एक तरफ तो ये कि हर साल इजाफा होता है, हम देखते हैं कि सैलरी बढ़ रही है और इनकम के अंदर लोगों की इजाफा हो रहा है, लेकिन क्या वो महंगाई से ज़्यादा इजाफा हो रहा है जितनी महंगाई बढ़ी है? अगर वो महंगाई के जितना ही इजाफा हो रहा है तो फिर वो असल में एवरेज इनकम बढ़ ही नहीं रही है। लेकिन अगर महंगाई से ज़्यादा इजाफा हो रहा है तो फिर वो बढ़ रही है। तो यही पर कैपिटा रियल जीडीपी है कि पर कैपिटा रियल जीडीपी तभी बढ़ेगी तो जब ये बढ़ेगी तो इससे लिविंग स्टैंडर्ड जो है इम्प्रूव होगा। लिविंग स्टैंडर्ड तभी इम्प्रूव होगा कि महंगाई जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उससे ज़्यादा तेज़ी से
इनकम जो है बढ़े, रियल इनकम बढ़े, यानी कि रियल पर कैपिटा रियल जीडीपी बढ़े। सो वाई ग्रोथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्यों है ग्रोथ? मैक्रो इकोनॉमिक इशू है ये, ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है जारी बताए। सो हर गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि वो डिलीवर करे हायर ग्रोथ रेट इकोनॉमी। हर गवर्नमेंट की यही सोच होती है कि जारी बात है उनकी इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा जारी बात है हाई हो। और हायर ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है कि हायर नेशनल इनकम होना, उसका मतलब होता है कि बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होना ऑन एवरेज, यानी एवरेज लोगों का भी जारी बात है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हो। जारी बात है यही असल सक्सेस है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। और विच इन डेमोक्रेसीज मीन हैप्पियर इलेक्टोरेट, और डेमोक्रेटिक इकोनॉमी के अंदर तो यही है कि हैप्पियर इलेक्टोरेट होंगे। अब लोग जो है जारी बात है जब देखेंगे कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है और जो एवरेज इनकम है उसके अंदर इजाफा हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहे हैं, तो फिर जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर लोग, फिर जो इलेक्टोरेट्स हैं जो वोट देने वाले हैं, जाहिर बात है वो खुश होंगे और उन्हीं लोगों को दोबारा जाहिर बात है वो खुद इलेक्ट करेंगे। उनको फिर ज़्यादा लोगों को जाहिर बात है जिसे कहना चाहिए ना कि उनको झूठ बोलना और गलत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर वोट को मैनिपुलेशन करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग ख़ुद उनको जाहिर बात है री इलेक्ट करेंगे अगर वो अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं और वो ग्रो करने में जाहिर बातें करते हैं इकोनॉमी को। सो लिंक बिटवीन ग्रोथ एंड द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो जो ग्रोथ और बहुत से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान लिंक है वो क्या है? कैपिटल की हम बात करते हैं तो इंक्रीज़ होना कैपिटल में, उसकी वजह से क्या हो सकता है? इंक्रीज़ होता है जो ग्रोथ रेट होता है आउटपुट का। और कैपिटल डीपनिंग की एक टर्म यूज़ की जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्क्राइब करने के लिए इकोनॉमी, जहाँ पे पर कैपिटा वर्कर जो है, सॉरी, जहाँ पर कैपिटल पर वर्कर जो है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है, और एक इंक्रीज़ होना कैपिटल इंटेंसिटी के अंदर। सो ये क्या है? इंक्रीज़ होना कैपिटल इंटेंसिटी के अंदर। और कैपिटल डिपनिंग को अक्सर जो है वो मेजर किया जाता है कैपिटल स्टॉक पर लेबर कैप आवर के ज़रिए। लेबर की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल जो है ज़ाहिर बात है ये भी मैटर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। क्वांटिटी और साथ में क्वालिटी भी लेबर की कंसिडर की जाती है। अब हमारे यहाँ या फिर ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रो तेज़ी से हो रही है, यहाँ पर क्वांटिटी के अंदर तो इजाफा हो रहा है लेबर की, लेकिन क्वांटिटी के अंदर इजाफा हो रहा है, लेकिन क्वालिटी के ऊपर भी ज़ाहिर बात है फोकस करना ज़रूरी है। क्वालिटी के ऊपर भी अगर फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर इकोनॉमी ग्रो करेगी। सो ये भी जो है ज़ाहिर बात है एक इंजन है ग्रोथ के लिए। और लैंड की हम बात करें तो हमारा जो कंट्री है ज़ाहिर बात है एग्रेरियन कंट्री इसको कंसिडर किया जाता है, जहाँ पर लैंड जो है वो मैटर करती है। और जापान एंड कोरिया जो है ज़ाहिर बात है ये जो है ग्रो हुआ रैपिडली, क्योंकि इन्होंने यूज़ किया इनकी स्केर्स लैंड को एफिशिएंटली। आप देखते हैं जापान और कोरिया के पास इतनी लैंड नहीं है, फिर भी ये इतने डेवलप कंट्रीज़ क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी लैंड को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से यूज़ किया है। इनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, उसके बावजूद इन्होंने अपने आप को इतना डेवलप किया है, क्योंकि इन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली तौर पे यूज़ किया है। तो हमारे पास तो वैसे ही अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, तो इनको अगर हम एफिशिएंटली यूज़ कर लेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। सो रॉ मटेरियल की बात करें तो अगर स्टॉक जो है रॉ मटेरियल का इंक्रीज़ होता है, इकोनॉमी जो है वो प्रोड्यूस करेगी ज़्यादा आउटपुट, और उससे जो है वो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की बात करते हैं तो अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है सो प्रोडक्शन भी ज़ाहिर बात है उसके अंदर इजाफा होगा, ग्रोथ रेट ऑफ इन आउटपुट के अंदर इजाफा होगा। और जो फैक्टर्स है टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज के एडवांसमेंट के, वो क्या है? लर्निंग करना, सीखना, किस तरीके से करते हुए भी इन्वेंशन के ज़रिए, और जो है वो इनोवेशन के ज़रिए भी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।